नावल जुनून कल्ब, उजाला नाज के कलम से। किस्त नंबर 1। एक रात ही काफी है जिंदगी बदलने को, मेरे बिखरने को। एक मुलाकात ही काफी है तेरे मिलने को, मेरे बिछड़ने को। जिंदगी इंसान को कब कहाँ ले जाए कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और वक्त, वो इंसान को क्या से क्या बना दे, ये किसी के वोमो गुमान में भी नहीं होता। हम गलतियां करते हैं, गुनाह भी करते हैं, फिर इस गलती की कीमत अदा करते हैं, और कीमत अदा करने की शुरुआत से इख्तिताम तक हम मुकम्मल तौर पर बदल जाते हैं। हमारा हर फैसला, हमारा हर कदम और हमारी हर गलती हमारे सॉफ्टवेयर को अपडेट करती है, और ये सिलसिला आखिरी सांस तक चलता है, यानी अपनी आखिरी सांस तक। इंसान एक ही जिंदगी में इतने रूप धार चुका होता है कि जब कभी बैठकर सोचता है तो खुद भी हैरान रह जाता है कि मैं क्या था और क्या बन गया। कुछ देर की खामोशी हुई थी। मैंने भी अपनी जिंदगी में कई रूप धारे। मुझे भी मेरी गलतियों और अपने गुनाहों की कीमत अदा करनी पड़ी, और फिर हादसात ने मुझे बदल कर रख दिया। आवाज में मुस्कुराहट झलकी थी। कुछ बदसूरत हादसात जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। कभी कभी अंधेरी रात जिंदगी में रोशनी लेकर आती है, जैसे मेरी जिंदगी की एक अंधेरी रात लाई थी। आवाज अब खोई हुई महसूस होने लगी। माजी की एक अंधेरी रात में शहर कराची के इलाके डिफेंस फीस 2 की सुनसान गलियों में उस वक्त रात के 9 बजे का वक्त था। हर तरफ अंधेरे और खामोशी का राज था। इस खामोश माहौल में एक पायल की आवाज ने इर्तियाश पैदा किया था। छन छन छन, एक जानिब से मुसलसल ये आवाज आ रही थी। आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लगता था जैसे इसे पहनने वाली शख्सियत भाग रही है, और सच भी यही था। अचानक दाएं जानिब से लाल जोड़े में मलबूस एक दुल्हन अपना भारी कामदार लहंगा दोनों से उठाए भागती हुई आ रही थी। इसने दोनों पैरों में पायल पहनी हुई थी, जिसने मुसलसल आती आवाज इस माहौल की खामोशी को कुछ खौफनाक भी बना रही थी। इसके चेहरे पर बेतहाशा परेशानी के असर थे। वो बार बार पलटकर अपने पीछे देख रही थी, जैसे कोई इसके पीछे हो और वो इससे खुद को बचाने के लिए मजीद तेजी से भाग रही हो। क्या सोचा था तुमने? इतनी आसानी से मुझसे जान छुड़ाकर तुम अपने इस चुपड़ी कजिन से शादी कर लोगी और मैं बस देखता रहूंगा। किसी की धमकी आमेज आवाज इसके कानों में गूंजी थी। तुम्हारा तो मैं वो हश्र करूंगा आयत हुसैन, कि तुमसे शादी तो दूर कोई तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। मेक और काजल से लिपटी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से आंसू निकलकर रुखसार पर बह रहे थे। इसे अचानक अपने पीछे किसी के कदमों की आवाजें आती महसूस हुई। इसने अब आसपास देखना शुरू किया, मगर वहां कोई नहीं था। हर घर बंद था और हर गार्ड ना जाने कहाँ गायब था। ये सोने की मुर्गी है। एक बार इसका पेट काट कर सारे अंडे निकाल लो, फिर खुद अपने हाथों से इसका काम तमाम करूंगा मैं। एक और आवाज इसके कानों में गूंजी थी। कदमों की छाप करीब होती महसूस हुई तो वो फौरन ही बाएं जानिब मुड़े। इतने भारी कामदार जोड़े के साथ भागना इसके लिए मुश्किल होता जा रहा था, मगर वो रुक नहीं सकती थी। कम से कम कोई पनाह मिलने तक तो बिल्कुल नहीं। और फिर अचानक इसे उम्मीद की एक किरण नजर आई थी। एक बंगले का दरवाजा खुला था और एक गार्ड इससे बाहर निकला था। शायद इसका इरादा बाहर बैठने का था। इसके कदम बे इख्तियार ही इस बंगले की जानिब बढ़े थे।
अपनी जानिब आती इस्माइल की आवाज पर गार्ड ने नजर उठाकर दाएं जानिब देखा, जहां एक बेतहाशा हुसैन दुल्हन इसकी समत भागती हुई आ रही थी। ये मंजर उसकी आंखों खोल देने के लिए काफी था। उसने बचपन में सिर्फ आधी रात को खाली सड़क पर दुल्हन नजर आने के वाकयात ही सुने थे, मगर अब अपनी आंखों से देखते ही इसके जिस्म में करंट दौड़ने लगा था। जबकि वो दुल्हन अब इसके बेहद नजदीक आती उसे धक्का देती बंगले के अंदर जा चुकी थी, जबकि गार्डर साहब जमीन पर गिर चुके थे। वो बिना कुछ सोचे समझे एक बंगले के गार्ड को धक्का देती अंदर एक थी। लान के बीचों बीच आते ही वो रुकी और जमीन पर गिरते हुए बैठी थी। भागने से ज्यादा इस भारी जूड़े ने उसे थका दिया था, जिसे संभालना अब इसके लिए नामुमकिन था। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। बाहर जमीन पर गिरा गार्ड तेजी से उठकर फौरन अंदर आया और अपने पीछे दरवाजा तेजी से बंद किया। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। कैसे न कांपता। इसने अभी अभी एक दुल्हन देखी थी, जो कि यकीनन कोई इंसान नहीं थी। इससे कभी इन वाकयात पर यकीन नहीं आया, मगर आज इसे बचपन में सुने सारे वाकयात सच लगने लगे थे। वो अब आयतल कुर्सी पढ़कर दरवाजे पर फूंक रहा था कि वो दुल्हन वाली मखलूक अंदर ही ना आ जाए। दरवाजे पर पेविनूने और अपने आप को तसल्ली देने के बाद वो पलटा ही था कि लान के बीचों बीच बैठी इस दुल्हन को देखकर उसके हल्क से चीख बरामद हुई थी। ऐसी चीख जो इस दुल्हन को भी डरा गई थी। वो खौफजदा से खड़ी हुई और एक कदम पीछे लिया। कुक, कौन हो तुम? इस हुसैन दुल्हन के चेहरे पर छाए खौफ ने उसे इस हकीकत से आशना किया कि वो कोई गैर मखलूक नहीं, बल्कि एक इंसान ही है। मैं पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? गुस्से से कहते इसने अब अपनी बंदूक का रुख उसकी समत किया। वो दुल्हन इस बंदूक को देखते ही डर से एक दो कदम मजीद पीछे हुई थी। मम, मुझे थोड़ी देर यहाँ रुकने दे प्लीज। इन सौ में रवानी आई थी। गार्ड ने इसे मशकूक नजरों से देखा। देखो, मेरे साहिब आने वाले हैं और तुम्हें यहाँ देखकर बहुत गुस्सा होंगे। वो अभी और उसी वक्त निकल जाओ यहाँ से, वरना गोली मार दूंगा। एक कदम इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा था। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, मुझे बस आज की रात रुकने दो, मैं सुबह चली जाऊंगी। अपने गालों पर बहते आंसू को साफ करते हुए इसने इल्तिजाई लहजे में कहा था। गार्ड ने इसकी बात पर उसे गौर से देखा था। सरता पीर, वो खूबसूरत थी। शायद ये दुल्हन का रूप इसके हसन में इजाफा कर रहा था। आधी रात को इस खाली बंगले में एक निहायत ही खूबसूरत लड़की इसके सामने खड़ी इल्तिजा कर रही थी एक रात यहाँ गुजारने की। अचानक ही इसके तासुरात में तब्दीली आई। इसकी आंखें इस दुल्हन का मुआयना कर रही थीं। इन आंखों में जाने ऐसा किया तासुर था कि इस दुल्हन ने बेइख्तियार ही एक दो कदम पीछे किए थे। इससे अब एहसास हो रहा था कि एक मुश्किल से बचने के लिए उसकी कितनी संगीन गलती कर दी थी। गार्ड अब आंखों में अजीब से वहशत लिए मुस्कुराया था। रात गुजारना चाहती हो? जरूर गुजारो, मगर मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलता ना। ये इंसान नहीं, इसके अंदर का शैतान बोल रहा था। दुल्हन ने खौफ से एक नजर मैन गेट की जानिब देखा, जो बंद था। इसके पार आधी रात थी और इस रात इस इंसान जैसे कई भेड़िए। मम, मुझसे दूर रहूं। अपने अंदर हिम्मत जमा करते इसने अटकते हुए कहा था। वो गार्ड अब एक एक कदम बढ़ाते इसके पास आ रहा था। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह, मेरी हिफाजत कर।
वो रोते हुए दोबारा जमीन पर बैठी और खौफ से आंखें बंद करते इसने अपने अल्लाह से इल्तिजा की थी। सर को झुकाए और अल्लाह ने इसकी इल्तिजा सुन ली थी। इससे पहले कि गार्ड एक और कदम इसके पास आता, अचानक ही किसी गाड़ी के हार ने जैसे इसके अंदर के शैतान को भागने पर मजबूर किया था। साहिब आ गए। हड़बड़ाती हुए वो तेजी से कहता मेन गेट की तरफ भागा था। दुल्हन अब हैरत से उसे मेन गेट खोलते हुए देख रही थी, जिससे एक काले रंग की चमकती हुई गाड़ी अंदर आई थी। गार्ड ने गाड़ी के अंदर आते ही दरवाजा तेजी से बंद किया था। इसी दौरान गाड़ी की ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलते हुए एक शख्स बाहर निकला था। काले चमकते हुए शूज, सुरमई रंग का सूट, साफ रंगत, बाएं कलाई में घड़ी, हल्की हल्की दाढ़ी, माथे पर बिखरे बाल और गहरी सुरमई आंखें। वो चौड़े कंधे और मुनासिब जसामत रखने वाला एक हैंडसम मर्द था, मगर इस वक्त वो इसकी वजाहत को ना तो नोट कर रही थी और ना ही करने की हालत में थी। वो तो बस इस अनजान शख्स को डरते हुए देख रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे किस्मत ने इसे कहीं का भी न छोड़ने की कसम खा रखी थी। एक मुश्किल से वो निकलती ही नहीं थी कि दूसरी मुश्किल पहले से ही इसके इंतजार में मौजूद रहती थी। और पिछले कुछ महीने से तो जैसे वक्त ने भी कोई दुश्मनी इससे पाल रखी थी। इसीलिए तो इसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। इतने सारे घरों में से बस ये एक घर ही इसे मिला था, पनाह लेने ले लिए, और उसी घर में एक वहशी गार्ड। अब एक और मर्द के अलावा कोई न था। क्या इसने अभी और भी जिल्लत का सामना करना था? इसी सोच के साथ इसकी आंखों के से निकलने पानी की रफ्तार में तेजी आई थी। वो शख्स अपनी गाड़ी से निकला ही था कि लान के बीचों बीच बैठी इस दुल्हन नुमा मखलूक को देखते ही इसके माथे पर बिल आए थे। उसने एक गौसीली नजर गार्ड पर डाली, जिसने बेइख्तियार थूक निगला था, साहिब, ये लड़की जबरदस्ती अंदर आ गई है। मैं कब से इसे जाने का कह रहा हूँ, मगर ये जाने का नाम नहीं ले रही। कह रही है कि आज की रात यहाँ गुजारना चाहती है। उसने अपने साहिब को जल्दी से सब बताया था। गार्ड की बात सुनते ही इस शख्स के चेहरे पर हैरत आई। कौन हो तुम? संजीदा मगर भारी आवाज में उसने पूछा था। एक कदम उसकी जानिब बढ़ाते मम, मुझ से दूर रहे। इसे अपनी तरफे आता देख वो मजीद डर गई थी। खौफजदा आंखों से इसकी जानिब देखते हुए इस दुल्हन ने कहा था, और वो शख्स इस लड़की की आंखों में आए खौफ के मतलब को समझते हुए वो वहीं जमीन पर बैठा था। इसे इस तरह जमीन पर बैठते देख जहां इस लड़की को कुछ हौसला हुआ था, वहीं गार्ड ने हैरत से अपने साहिब को देखा। ये नरमी उनकी शख्सियत का हिस्सा तो ना थी, वो भी किसी अजनबी के लिए कौन हो तुम, और मेरे घर में क्यों आई हो? इस बार कुछ नरमी से अपना सवाल दोहराया था, मगर आंखों में अब भी गहरी संजीदगी थी। कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे इस अनजान शख्स को अपने बारे में कुछ बताना चाहिए या नहीं, और वो लोग तुम्हारे घर वाले हैं, है ना? एक अजीब से मुस्कुराहट इस शख्स के होठों पर आई थी। इसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो अपनी शादी से भागकर आई है। मैं सुबह चली जाऊंगी। इसके सवाल को नजरअंदाज करते इसने अपना मकसद बताया था, जिसके लिए घर से निकली हो। इसे फोन करके कहो कि तुम्हें आकर ले जाए। अपना मोबाइल इसकी समत बढ़ाते हुए इसने कहा था, जबकि वो अब खाली नजरों से इस मोबाइल को देख रही थी। क्या कोई ऐसा है जिसे वो कॉल कर सकती है? क्या कोई ऐसा है जिस पर अब वो एतबार कर सकती है? इसके इन सौ में रवानी आई थी।
अपने अकेले होने का एहसास उसे मजीद कमजोर कर गया था। कुछ देर उसे देखते के बाद इस शख्स ने एक गहरी सांस ली और खड़ा हुआ। अंदर चलो, वो कहकर पलटा था। खुशी की एक लहर थी जो बस एक लम्हे के लिए इसके वजूद में दौड़ी थी। वो खड़ी हुई और दूसरे ही लम्हे सामने खड़े हैरतज़दा गार्ड को देखते इसका वजूद पत्थर हो गया था। कुछ देर पहले जो होने वाला था वो एक बार फिर याद आया था। इसे अपनी जगह से हिलता ना देखते इस शख्स ने पलटकर सवालिया नजरों से उसे गौर से देखा था। वो डरी हुई लग रही थी, मगर डर से भरी ये आंखें गार्ड की जानिब थी। इस शख्स ने एक नजर गार्ड को देखा जो सर झुकाए खड़ा था, फिर दूसरी नजर इस दुल्हन पर डाली जिसका वजूद डर से कांप रहा था। अपना सामान लो और निकलो यहाँ से, गुस्सीली आवाज में उसने गार्ड को जानिब सुर्ख निगाहों से देखते हुए कहा था। गार्ड घबराते हुए अपने मालिक की जानिब देखा जो उसे बेहद गुस्से में देख रहा था। साहिब, मेरी गलती नहीं है, ये लड़की जबरदस्ती अंदर आ गई थी, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरे झूठे बच्चे हैं। वो अब बाकायदा गिड़गिड़ाने लगा था। किसी की बेटी पर गंदी नजर डालते हुए तुम्हें यह ख्याल आया कि तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं। वो धड़ा था। इसकी धार इतनी बुलंद थी कि सामने खड़े वो लड़की भी डर कर बेइख्तियार एक कदम पीछे हुई थी। मम, मुझे मुआफ कर दी साहिब, वो शर्मिंदा सा सर झुकाते हुए बोला था। अल्लाह से मुआफी मांगो और दफ हो जाओ यहाँ से। इस बार अपनी आवाज पर काबू रखते हुए इसने कहा था। लहजा इतना सख्त था कि गार्ड की अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। शर्मिंदा चेहरे के साथ इसने हाथ में पकड़ी बंदूक वहीं कुर्सी पर रखी और अपने क्वार्टर की जानिब गया जहां इसका सामान मौजूद था। गार्ड के जाते ही इस शख्स ने उसी गुस्सीली निगाह से इस दुल्हन की जानिब देखा था। घर से बाहर निकलने और किसी अनजान घर में जाने से पहले एक लड़की को ये जरूर सोचना चाहिए कि वो अपनी इज्जत को गनरो रखकर ये कदम उठा रही है और उसके अंजाम की जिम्मेदार वो खुद होगी। उसे इस लड़की पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। वो खूबसूरत थी, जवान थी और दुल्हन के रूप में थी। इतनी रात को उसे अगर घर से निकलना ही था तो अपने ठिकाने का इंतजाम करके निकलती। वो एक कदम उसके करीब हुआ। अगर आज मैं न आता तो सोचा है कि आपका क्या होता। इसके सवाल पर वो, जो सर झुकाए शर्मिंदा खड़ी थी, ने चौंक कर उसे देखा। गहरी सुरमई आंखों में सुर्खी थी। मैं मजबूर थी, धीमी आवाज में कहती वो दोबारा सर झुका गई थी। मजबूरी ही इंसान को तबाह करती है। कभी बहारदी भी आजमा कर देख लेती चाहिए, तंजिया लहजे में कहता वो पलटा और तेजी से घर के अंदर जाने लगा। फिर दाखिली दरवाजे के पास पहुंचकर रुका। अंदर आने से पहले ये जान ले कि इस वक्त इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। आप चाहे तो अंदर आ सकती है, मुझसे आपको कोई खतरा नहीं है, और खतरा महसूस हो रहा है तो यही लान में रात गुजार सकती है। ज्यादा कुछ नहीं, बस मच्छर और सर्दी ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अपनी आखिरी बात पर वो खुद ही धीमा सा मुस्कुराया और तेजी से घर के अंदर चला गया। इसके जाते ही इस दुल्हन ने एक गहरी सुकून भरी सांस खारिज की। फिर अपने आसपास देखा। लान के दरमियान में टेबल और 4 कुर्सियां रखी थीं। मच्छर अपनी खुराक को देखकर खुशी से झूम रहे थे। दिसंबर के महीने में चलने वाली ये ठंडी हवा भी उसके खिदमत में हाजिर थी। और फिर ये भारे जोड़ा और जेवरात। वो पूरी रात तो यहाँ बिल्कुल नहीं गुजार सकती थी। वो एक शरीफ इंसान है।
मुझे अंदर चले जाना चाहिए। कुछ देर सोचते रहने के बाद इसने फैसला कर ही लिया था। वो अब घर के अंदर आए, जहां दाएं जानिब एक बड़ा सा लाउंज था, जिसके सामने गोलाई में सुरमई रंग के सोफे रखे हुए थे। वो भी उन्हें सोफों के दरमियान टांग पर टांग जमाए बड़े ठाठ से बैठा था। वो दोनों हाथों से अपना लहंगा ऊंचा करती छोटे छोटे कदम अलिफाटती लाउंज में इकड़ हुई। वो जो इसी के अंदर आने का इंतजार कर रहा था, इसकी पायल की आवाज पर बेइख्तियार उसके पैरों को देखा, जहां कोई सैंडल या जूते नहीं पहने हुए थे, तो वो नंगे पैर भागती रही है। उससे हैरत हुई। नजर अलिफाटे कर उसे देखा और फिर अपनी जगह से अलिफाटे खड़ा हुआ। ऊपर तीसरे कमरे में चली जाएं, संजीदगी से कहते वो तेजी से सीढ़ियों से ऊपर जाते ही दूसरे कमरे में चला गया था। इसके जाते इसने बाएं जानिब देखा जहां किचन था। फिर गहरी सांस लेती वो एक बार फिर अपना लहंगा संभालती हुई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी। वो अपने कमरे में आया, दरवाजा बंद किया, मोबाइल और गाड़ी की चाबी बेड पर फेंकी और अलमारी से टी शर्ट और ट्राउजर निकालते वॉशरूम की समत बढ़ने लगा। फिर वॉशरूम के दरवाजे पर ही अचानक आए किसी ख्याल पर वो रुका था। पलटकर दोबारा बेड के पास आया, अपना मोबाइल अलिफाटे आलिफ और किसी को कॉल मिलाए। तीसरी बेल पर कॉल उठा ली गई थी। मुझे एक रेडीमेड लेडीज सूट चाहिए, जल्दी, संजीदगी से कहा था, जबकि दूसरी जानिब मौजूद शख्स चौंका था। लेडीज सूट? इस वक्त इस शख्स ने घड़ी की समत देखा जो रात के 10 बजा रही थी। इस वक्त इसे लेडीज सूट क्यों चाहिए था? अभी और उसी वक्त लहजे में संजीदगी बरकरार थी। तुम्हारे साथ कोई लड़की है, वो भी इस वक्त। ये तुम किस तरह हरकतें करने लगे हो? अपने कमरे से निकलकर गाड़ी की जानिब जाते इस शख्स ने हैरत से कहा था, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। बस ये समझो किसी जरूरतमंद के लिए चाहिए। वो इसके अल्फाज पर चुन गया था। वो जरूरतमंद, मानी खेजी से कहता वो शख्स अब मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में बैठा था, दरमियाना साइज। इससे पहले कि वो मजीद कोई बकवास करता, इसने कॉल कट की और तेजी से वॉशरूम में चला गया। दाल विसर जानिब शख्स ने गाड़ी माल की जानिब मोड़ी थी। चेहरे पर हैरत और मुस्कुराहट थी। कमर बढ़िए अंदर आते ही इसने चारों जानिब देखा। दरमियाने साइज का बेड और साइड टेबल, बाएं जानिब ड्रेसिंग टेबल और उसके साथ वॉशरूम का दरवाजा, बेड के सामने दीवार पर बड़ी सी LED, दाएं जानिब खिड़की जिसके आगे सफेद रंग का पर्दा था, इसके ऊपर ही AC, लाल रंग की कालीन और गहरे मारून रंग का फर्नीचर। देखकर लगता था कि इस कमरे में कोई नहीं रहता। वो अब धीमे कदमों से चलती ड्रेसिंग के सामने इकड़ हुई। नजर एक अक्स पर गई, खूबसूरत अक्स। बिलाशुबा वो खूबसूरत थी, मगर दुल्हन के रूप ने जैसे इसकी खूबसूरती को बढ़ा दिया था। ये वाटरप्रूफ मेकअप का कमाल था कि रोने के बावजूद इसका मेक इतना खराब नहीं हुआ था कि वो भयानक लगती। मगर अगर कोई इस वक्त इसकी नजर से देखता तो वो भयानक लग रही थी, बहुत भयानक। उसने चूड़ियों से भरे और मेहंदी से रंगा हाथ बढ़ाकर शीशे पर रखा, जैसे खुद को छूने की कोशिश की हो, शायद खुद को पहचानने की। ये तुम तो नहीं हो, तुम तो खूबसूरत थी, फिर अब इतनी बदसूरत कैसे हो गई तुम? उसने जैसे खुद से कहा था।
आंखें लाल सुर्ख और उनमें नमी आने लगी थी। अचानक इसकी नजर अपने हाथ पर लगे जख्म पर गई, जिससे खून निकलकर सूख चुका था। वो जानती थी इसे ये जख्म कैसे आया, किसी और को जख्म देते हुए। इसी सोच पर कब से जमा आंसू अब इसकी आंखों से बहने लगे थे। ये जोड़ा, ये जेवरात, इनमें अब से घुटन होने लगी थी। वो अब अपने जेवरात उतारने लगी, अपनी चूड़ियां, मांग टिका, अपने सर पर ये भारी दोपट्टा, गले में पहने भारी हार, बड़ी बड़ी अंगूठियां, बालों में लगे फूल, सब उतार कर वो अब बेड पर बैठी और अपना लहंगा कुछ ऊपर करती हुए पांव में पहनी पायल उतारने लगी। उसे बचपन से ही पायल पहनने का शौक था। वो अक्सर घर में अपना ये शौक पूरा करती थी। इससे आती आवाज उसे बहुत अच्छी लगती थी। कानों से जैसे सुकून मिलता था, मगर आज कोई भी चीज उसे सुकून नहीं दे सकती थी। इसका सुकून तो हमेशा के लिए इससे दूर जा चुका है। पायल उतार कर उसे बेड पर रखते वो खड़ी हुई, नजर अपने वजूद पर गई, जिसने अब भी इस भारी जूड़े का बोझ उठाया हुआ था। मगर उसके पास कुछ ऐसा था भी तो नहीं कि जिससे वो ये जोड़ा बदलती। कोई बात नहीं, दिल के बोझ के सामने ये बोझ तो कुछ नहीं। खुद कलामी करती वो दोबारा बेड पर बैठी थी, इसका जिस्म भागने की वजह से, और दिल मुश्किलात से थकने लगा था। पापा, मुझे मुआफ कर दी, धीमी आवाज में कहती वो एक बार फिर रोने लगी थी। गाड़ी पार्क करती है एक बैग हाथ में लिए बाहर निकला और इस बंगले के मेन गेट के पास आया, जिसकी चाबी इसके पास हमेशा होती थी। दरवाजा खोलते और गाड़ी लॉक करते वो तेजी से अंदर आया। इसके अंदाज में तजस्सुस और बेचैनी थी। इतनी रात को किसी लड़की के लिए कपड़े मंगवाना, नहीं, मीसम रजा का किसी के लिए कपड़े मंगवाना कोई आम हादसा नहीं था, और वो इस हादसे की वजह को देखने के लिए बहुत बेचैन था। घर के अंदर आते ही उसकी नजर सामने ही बैठे मीसम रजा पर पड़ी, जो हाथ में टीवी का रिमोट पकड़े शायद इसी के इंतजार में बैठा था। मुझे यकीन था कि तुम खुद ही ये लेकर ओगी, मीसम ने संजीदगी से कहा। टीवी का रिमोट टेबल पर रखते कहा था, ऑफ कोर्स मैंने ही लाना था। तो बतो, कहाँ है वो जरूरतमंद? मैं खुद ही उसे दे देता हूँ। लफ्ज जरूरतमंद पर जोर देते हुए इसने कहा था, जिस पर मीसम ने इससे घूरा और अपनी जगह से खड़े होते उसके पास आया। इस जरूरतमंद को ये मैं खुद दे दूंगा, तुम अब जा सकते हो। इसके हाथ से बैग लेते उसने अटल लहजे में कहा और पलट गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस घर में कोई लड़की है। अभी अंकल को बताता हूँ। जेब से मोबाइल निकालते इसने धमकी आमेज लहजे में कहा था, अब जरूर ये भी बता देना कि तुम्हें उनकी ब्रांच में ही शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ देर में फ्लाइट कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। पुरसुकून लहजे में कहता वो अब सीढ़ियां चढ़ने लगा, जबकि इसकी बात पर शामिर ने अपने दांत पैसे, तुम्हें तो मैं कल देखता हूँ। इसकी पुश्त को घूरते हुए दांत पीसते कहा था, माशाअल्लाह कहना मत भूलना। मुस्कुराती आवाज में जवाब आता था, जिस पर शामिर ने एक आखिरी घूरी इसकी पुश्त को नवाजी और वापसी के लिए पलट गया। इसके कमरे के पास पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी थी। वो जो अंदर बैठी रोने के शगल में मसरूफ थी, दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ पर चौंकी थी। अपने आंसू साफ करती वो फौरन खड़ी हुई और दरवाजे की समत देखा। ये क्यों आया है? उसने थोड़ा डरते हुए खुद से पूछा था। एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई थी।
उसने अब अपना भारी दुपट्टा एक बार फिर पहना और दरवाजे के पास आते लॉक खोला। इसके दरवाजा खोलते ही उसकी नजर इस लड़की पर पड़ी जो खुद को हर जेवर से आजाद कर चुकी थी। अब वो एक ऐसी सुगवार सी दुल्हन लग रही थी। आंखें साफ उसके रोते रहने की शिकायत कर रही थी, जिस पर फिलहाल उसने खामोश रहना ही बेहतर समझा। इस दुल्हन के जोड़े में रात गुजारना नामुमकिन है। आप चेंज करके आराम से सो सकती हैं। सुबह आप जहां चाहेंगी मैं आपको छोड़ दूंगा, उसने कहते हुए बैग उसकी जानिब बढ़ाया था, जबकि वो इसके आखिरी लम्हे पर चौंकी थी। तो वो उसे सुबह छोड़ आएगा, पर कहा शुक्रिया। इसके हाथ से बैग लेते इसने कहा था गुड नाइट। संजीदगी से कहते वो पलटा और अपने कमरे में चला गया। 1 घंटा 30 मिनट। अपनी जिंदगी का तोयल तरीन शावर लेने के बाद वो बिल्कुल फ्रेश और हर मेकअप से आजाद होती, अपने लंबे गीले बालों और उसके लाए हुए काले रंग के हल्की कढ़ाई वाले सूट में बाथरूम से बाहर निकली थी। सुर्ख आंखें इसके मुसलसल रोते रहने और रू कर थक जाने की गवाही दे रही थी। वो अपने कमर से नीचे आते लंबे गीले बालों पर गुंगी करने के बाद उन्हें ऐसे ही छोड़ते पलटी और बेड की साइड टेबल पर रखा एसी का रिमोट उठाकर उसे बंद किया। गीले बालों की वजह से इसे सी में सर्दी लगने लगी थी। दुल्हन के इस जोड़े को इसने अलमारी में रखा जो कि खाली थी। वो जी भर के रोई थी, अपनी हर गलती पर, अपने हर गुनाह पर और उसकी कीमत पर। वो जी भर कर रोई थी इस रात पर, जो इसकी जिंदगी की सबसे बदसूरत रात थी। वो जी फिर के रोई थी पछतावे पर, अपने दर्द पर, और इतना रो लेने के बाद अब वो खुद बहुत हल्का महसूस कर रही थी। अंदर कहीं सुकूत सा छा गया था। खिड़की के पास आते इसने पर्दा हटाया और खिड़की खोली। ठंडी हवा ने इसके चेहरे और गीले बालों को छुआ था। बेइख्तियार ही इसने अपनी आंखें बंद की और फिर कुछ मनाजिर उसकी आंखों के सामने रोशन हुए। पुलिस स्टेशन का मंजर, किसी की मैयत का मंजर, एक कागज का टुकड़ा, किसी के कहकहे का मंजर, महंदे रंगे हाथों से किसी के सर पर पूरी कुव्वत से गुलदान मारने का मंजर, किसी बेजान वजूद के सर से खून निकलने का मंजर, और फिर एक आवाज, सुबह आप जहां चाहेंगी मैं आपको छोड़ दूंगा। कृष्ण ने अपनी आंख खोली थी, आंखें जिनमें गहरी सोच और खामोशी थी। मुझे कुछ भी करके यही रहना होगा, मैं बाहर नहीं जा सकती। फैसला कान अंदाज में खुद कलामी की थी। पहली किस्त यहाँ अपने इख्तिताम को पहुंचती है।